चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जनरली एग्ज़ाम में 10 से 16 नंबर की इसकी वेटेज होती है और 99.9% चांसेस आर देयर कि आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जितना भी अभी तक आपने अकाउंट्स पढ़ा है वो सारा का सारा चेक होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया होता है या जिनका बिजनेस इनिशियल स्टेजेस में होता है, या जो बहुत लो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, इतना अच्छा उनका रेवेन्यू नहीं है, तो जनरली ऐसे बिजनेसेस में क्या होता है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री बुक कीपिंग पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देखिए वो तो जब बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है, एक अच्छा उसका लेवल आ जाता है, तो एक अकाउंटेंट रखा जाता है और फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग से सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन इन स्मॉल बिजनेसेस होता क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शंस तो होती हैं जो कम्प्लीटली रिकॉर्ड होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस होता है जो पार्शली रिकॉर्ड होती हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसा होता है जो कम्प्लीटली इग्नोर होती हैं। लाइक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपने अपनी गली में जो बनिए की दुकान देखी होगी, क्या आपको लगता है वहाँ डिप्रिसिएशन चार्ज होता होगा? वो डिप्रिसिएशन अपने फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते होंगे? बहुत रेयर चांसेस है, मैं डिनाई नहीं करता बट रेयर है। तो देखिए वो डिप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली क्या हो गई, इग्नोर हो गई। वो लोग जब भी किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या करते हैं, एक उनका रजिस्टर होता है लेनदार कि उन्होंने किस किस से पैसे लेने हैं, वो उसमें सिर्फ उसका नाम चढ़ा देते हैं, तो मतलब सिर्फ डेटर अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं और कुछ नहीं करते। सम ट्रांजैक्शंस आर कम्प्लीटली रिकॉर्डेड। ये लोग जब कैश सेल्स करते हैं तो कभी भी आप देखना, एक तो अपनी कैश बुक के अंदर चढ़ा देते हैं कि आज कितना रोकड़ा आया, और दूसरी ये अपनी सेल्स बुक जो मेंटेन करते हैं उसके अंदर भी चढ़ा देते हैं कि ये माल बिक गया। तो कुछ ट्रांजैक्शंस कम्प्लीटली रिकॉर्ड होती हैं, कुछ पार्शली रिकॉर्ड होती हैं और कुछ कंप्लीटली इग्नोर हो जाती हैं। इस वजह से बोला जाता है इसे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल दिया जाता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड जाए, बेसिकली इसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट डिटेल्स होंगी जिससे हमें ट्रेडिंग एंड P&L बनाना होगा। जी हाँ, ये ट्रेडिंग एंड P&L वही है जो आपने अर्लियर स्टेज में फाइनल अकाउंट्स के अंदर सीखा है, उसी तरीके का है, बट थोड़े से यहाँ पे ट्रिक्स लगाने होंगे। उस तरह की एडजस्टमेंट्स तो नहीं करनी होंगी फाइनल अकाउंट्स की तरह, लेकिन थोड़े से ट्रिक्स हमारे यहाँ लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक अकाउंट्स रिवाइज करवा दूँ कि असेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट कम होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटीज़ जब बढ़ती है तो क्रेडिट कम होता है तो डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम्स क्रेडिट। ये बातें हमें पता ही हैं। देखिए सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, एक एक अच्छे से करनी है। चैप्टर में करने में कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ही बनानी है जो आपको बहुत अच्छे से आती है। हाँ, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आप कहीं फंसे ना। अब एक वर्ड आगे बढ़ने से पहले आप डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ ताकि आपको दिक्कत ना आए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। देखिए जब आप डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं तो आप सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर आप क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है वो बेसिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंतर्गत बनती है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। सपोज आप किसी बिजनेस हाउस के पास गए, ठीक है, उसकी दुकान, किसी दुकान में गए बिजनेस हाउस में, आपको उसने बोला कि यार मेरी बैलेंस शीट बना दो, और अभी तक उसने कोई अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं किए। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस। जब आप सीए बन जाओगे तो होगा क्या भाई, सीए बनते के साथ ही आपको रिलायंस का तो ऑडिट मिल नहीं जाएगा, टाटा का तो ऑडिट मिल नहीं जाएगा। तो होता क्या है, छोटे छोटे बिजनेसमैन के ऑडिट मिलते हैं। अब सपोज आपको एक बिजनेसमैन का ऑडिट मिला, उसकी ये शॉप है, ठीक है, उसने बोला जी मुझे बैलेंस शीट बनवानी है, ना आज तक उसने जर्नल बनाई ना उसने लेजर। अब आप कहोगे बैलेंस शीट कैसे बना दूँ भाई, कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो अब उसकी बैलेंस शीट बनाने का एक तरीका होता है। आप क्या करते हो, ऐसी बैलेंस शीट्स जो बनती हैं बेसिकली नॉट विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, आप क्या करते हो, उससे कुछ डिटेल्स लेते हो। आप उसके फिक्स्ड एसेट्स वहीं पे खड़े खड़े ऑब्जर्व कर लेते हो कि भैया कुछ इस पे अलमीराज हैं, फ़ैन है, एयर कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सारे फिक्स्ड एसेट्स आपने लिख दिए। फिर आप उससे कुछ डिटेल लेते हो कि तेरे पास भाई स्टॉक कितना है, तूने किससे कितने पैसे लेने हैं, पैसे कैश इन हैंड कितना है,
बैंक में कितने पड़े हुए हैं, इस तरह से आप उससे डिटेल्स लेते हो। फिर आप पूछते हो उससे बड़े आराम से कि भैया तूने किसी को कुछ पैसा देना तो है तो बताओ, कोई लायबिलिटीज़, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बेसिकली आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन चीज़ें जो है वहाँ पर इकट्ठी कर रहे होते हो। और उसके बाद आप देखो, इधर आपको सारे असेट्स पता लग गए, वो आपने सब उससे पूछ ही लिया, ठीक है। लायबिलिटी आपने पूछ ली, तो आपको पता है बैलेंस शीट की दोनों साइडें मैच होंगी, असेट्स या तो लायबिलिटी से आएंगे या उसने अपना पैसा लगा रखा होगा, तो ये चीज़ आप एज ए बैलेंसिंग फिगर वहाँ पर निकाल लेते हो। तो जब आपने एक बैलेंस शीट तैयार करी, नॉट विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जस्ट बाय विद द हेल्प ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपने उसके सारे असेट्स लिख दिए, उसकी लायबिलिटीज लिख दी और कैपिटल, उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल दी, दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए जरा, बोथ रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन, however statement of affairs is prepared from incomplete records and balance sheet is prepared using double entry bookkeeping system। ये एग्ज़ाम में आपसे थ्योरी में भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। तो फटाफट एक बार ये वाला पार्ट जो है आप नोट डाउन करिए फास्ट। इस पूरे चैप्टर के अंदर अनटिल एंड अनलेस वो हमें क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो हम अपनी तरफ से जो वोकैब यूज़ करेंगे वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। हाँ, क्वेश्चन में ही अगर वो बैलेंस शीट वर्ड यूज़ करता है तो दैट्स अ सेपरेट इशू, देन हम बैलेंस शीट ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम वर्ड जो यूज़ करेंगे दैट विल बी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको बैलेंस शीट बोल रहा था, इट इज़ बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो होपफुली फंडामेंटल डिफरेंस इज क्लियर कि दैट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। नोट करिए फास्ट। चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर के अंदर जितना भी आज तक हमने अकाउंट्स, बेसिक अकाउंट्स सीखा है वो सारा यूज़ होगा। तो एक बार उसे मैं रिवाइज करवा देता हूँ, असाइनमेंट आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले कैश एंड बैंक अकाउंट की हम बात करें तो हमें पता है कैश एंड बैंक अकाउंट क्या है, एक बेसिकली असेट है। तो जितनी भी हमारे पास रिसीट्स आएंगी वो सारी की सारी डेबिट होंगी और जो भी पेमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, ठीक है। तो आइए, यहाँ कैश एंड बैंक अकाउंट लिखा है मैंने, आप इसे कैश बुक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, अप्रोप्रिएट द मिसिंग फिगर बाय प्रिपेयरिंग द कैश एंड बैंक अकाउंट फॉर द ईयर 2010-11 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 75,000, पेमेंट्स टू, देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से 75,000 पैसा आया है तो क्या होगा, वो डेबिट होगा, येस और नो। डेटर्स आप देखिए डेबिट हुए 75,000। इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स 52,000 क्रेडिट होगा, येस और नो। बी आर कलेक्टेड 24,000, बी आर कलेक्टेड मतलब पैसा आपके पास आया। बिल्स पेबल डिस्चार्ज 18,600 पेमेंट गई, क्रेडिट करेंगे, येस और नो। उसके बाद कैश सेल्स डिपॉजिटेड रुपीज़ 17,200, तो कैश सेल्स हुई 17,200 की, तो सेल्स करके पहले आपके पास कैश आया और फिर आपने उसे डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने की कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश इधर से कम हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री हमने करी है, सी लिख देंगे ऐसे ही, LF बनाने की ज़रूरत नहीं है इंटर लेवल पे, ब्रैकेट में सी लिख दीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट कैश परचेजेस 1000, जिसकी हमने चेक से पेमेंट करी है परचेजेस। देखिए जनरली बैंक की जो ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए यही लिखा जाता है बाय चेक, तभी आप उसे माने, अदरवाइज ना माने। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 5,000 रुपीज़ आपके पास आए। ड्राइंग्स 15,000, आपका कैश कम हो गया। कमीशन रिसीव्ड 3,000, आपसे मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप खुद ही करें, लास्ट में बैलेंस चेक करें, आप समझ में आ गया होगा आगे। तो वेजेस पेड आपका 24,000 कम हो जाएगा। उसके बाद आपका सैलरीज पेड 30,000, उतना आपका कम हो गया। कैश रेंट 8800, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,600 रुपये, फिर हमने कार्टेज पे करा 500 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग पेड 660, ठीक है। तो आपके पास इसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने जो एंड में आपको बैलेंस दिया है, दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस, और उसमें देखिए बैंक का पहले दिया है और कैश का बाद में दिया है। छोटा क्वेश्चन है तब भी गलती होने के पूरे चांसेस हैं। तो कैश बैलेंस PD 28,000 और बैंक का कितना 8700, तो आपका इधर बैलेंस CD आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 840 एंड 24,900, ठीक है। फटाफट इसे बनाइए फास्ट। देखिए नोट्स पूरे बनाने हैं, आसान है मुश्किल है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। मुझे पता है आपको ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन आप इसे एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारे आपको प्रैक्टिस करने ही हैं। फटाफट इसे करिए फास्ट।
चलिए बात करते हैं हम डेटर्स की। डेटर्स अगेन असेट होते हैं, यस और नो। तो डेटर्स अगर बढ़ेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और डेटर्स अगर कम होंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब डेटर्स बढ़ किस वजह से सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स, यस और नो। और कम किस वजह से हो सकते हैं, बिकॉज की बैड डेट्स हो गए, या डिस्काउंट अलाउ किया हमने अपने डेटर्स को, या हमने उनसे बिल्स रिसीवेबल ले लिया, यस और नो, और बीआर एक्सेप्ट करवा लिया उनसे, या उन्होंने पेमेंट कर दी। तो इन सब कारणों से जो हमारे डेटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हम सिंगल एंट्री में क्वेश्चन कर रहे होंगे इस चैप्टर में, तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, जैसे डेटर अकाउंट आप बना रहे हैं तो मिसिंग होगी। तो वो बैलेंसिंग फिगर जनरली क्या हो सकती है, इफ इट्स अ डेबिट बैलेंस। देखिए डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता, मैं बता दूं। कोई भी अकाउंट है, डेबिट बैलेंस का मतलब है, सपोज यहाँ पर 100 है और यहाँ पर है 70, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 100 है, जबकि इस साइड का भी 70 है, तो आप इधर बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ 30 लिखेंगे, चाहे बैलेंस सीडी लिखें व्हाट्सोएवर, ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखें तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था और क्रेडिट का कम था, तो वी से कि इट्स अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट टोटल ज़्यादा है, ठीक है, ये आप इस पे लिख लीजिए। तो अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो ऑब्वियसली हमें क्रेडिट साइड कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ताकि दोनों साइड मैच हो जाए। तो जनरली देखो, एक वर्ड मैंने लिखा है जनरली, तो जनरली आप देखेंगे कि अगर डेटर्स अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगी। या अगर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? सपोज यहाँ आपका 200 है और यहाँ पर आपका 50 है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर बच रहा है तो वी विल से कि जनरली देखेंगे, जरूरी नहीं है कि यही बचे, कुछ और भी बच सकती है, बट एक जनरल ओपिनियन आपको ये लेके चलना है कि वो जो बैलेंसिंग फिगर बच रही होगी वो क्रेडिट सेल्स होगी। समझ में आई बात? तो एक बार ये जो रेड इंक से है सिर्फ ये वाला नोट डाउन करना है, ग्रीन वाला आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, वो सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। रेड वाला नोट डाउन करिए और क्वेश्चन पे आइए। Ascertain the appropriate missing figure from the total debtors account. Debtors at 31st March 2010 28,000, debtors on 31st March 2011 24,000। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 28,000, बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस 25,000। फिर देखिए सेल्स रिटर्न है, डेटर इससे कम हो जाते हैं तो क्रेडिट कर देंगे 1,000। वैसे तो क्वेश्चन आप खुद करिए उसके बाद मैच करिए, बट दिक्कत है तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इससे आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, क्रेडिट कर देंगे। बी आर ड्रॉन, तो इससे भी आपके डेटर कम हो जाएंगे क्योंकि बी आर आपने ले लिया। डिस्काउंट अलाउ किया, डेटर्स कम हो जाएंगे, बेड डेट से आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगेन आपके डेटर्स जो है वो कम हो जाएंगे। बी आर डिसऑनर हो गया। देखिए बी आर डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, याद करो। बी आर डिसऑनर की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, लिख लो आप बेशक उसके ऊपर, अगर याद नहीं आ रही और याद आ रही है तो भी लिख लो, डेटर्स टू बी आर, ठीक है। तो डेटर्स आपके बढ़ गए, आपने बी आर के नाम से यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आप देखिए चेक्स डिसऑनर हो गए 6,000 के, तो इसकी एंट्री क्या होगी चेक्स डिसऑनर की, इसकी एंट्री होगी डेटर्स टू बैंक, तो ये भी आप लिख लीजिए, डेटर्स टू बैंक इसकी एंट्री होती है। तो आपके डेटर्स ये बैंक हो गया यहाँ पर 6,000। तो देखिए अब आपने सब कुछ लिखा तो इसमें क्रेडिट बैलेंस बचा, और क्रेडिट बैलेंस में मैंने आपको बताया जनरली आप देखेंगे क्रेडिट सेल्स होगी, ठीक है, इन 99.9% केसेस। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा सेल्स एज बैलेंसिंग फिगर, और ये सेल्स कौन सी है, ये आपकी क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि डेटर के अंदर क्रेडिट सेल ही आएगी भाई, कैश सेल थोड़ी ना आएगी। यस और नो? श्योर। एक बार फटाफट जो रेड इंक में है प्लस ये ब्लू इंक में है वो नोट करिएगा, ग्रीन वाला कुछ भी नहीं, फास्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीआर अकाउंट की। बीआर में भी बेटा असेट होता है, तो अगर बिल्स रिसीवेबल आपके बढ़ रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर आपके बिल्स रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। अब बढ़ते कब है बीआर, जब आपको बीआर रिसीव होता है, डेटर्स उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके बीआर बढ़ जाते हैं। और कम कब होते हैं, जब या तो बीआर आपके डिसऑनर हो जाए, ठीक है, या आप उसको एंडोर्स कर दो किसी को,
तो भी आपके बी आर क्या हो जाते हैं, कम, क्योंकि अब आपके पास नहीं रहे, या आपको पेमेंट मिल जाए तो भी आपके बी आर जो है वो कम हो जाते हैं। यस और नो? तो बी आर अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी जब बैलेंसिंग फिगर बचेगी तो जनरली अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है, क्या मतलब है डेबिट बैलेंस का, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो दैट विल बी जनरली बी आर कलेक्टेड। बट ऐसा बेंचमार्क नहीं है कि यही होगा, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो जनरली आप देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर क्या बच रही होगी, बी आर ड्रॉन। समझ में आ गया? श्योर। अच्छा, आइए जरा एक क्वेश्चन है उसे देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल एज ऑन 31st March 2011 10,000, BR ऑन 31st March 2010 8,000। दिख रहा है आपको? तो ओपनिंग है आपके पास 8,000, क्लोजिंग है आपके पास 10,000। BR कलेक्टेड, तो 10,500 के कलेक्ट हुए, कैश आया, क्या एंट्री होगी इसकी, कैश टू BR, BR कम हो गया, क्रेडिट। BR ऑफ ₹50,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए डिस्काउंटिंग ऑफ 2,000। तो एक बात बताओ, जब इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हम BR डिस्काउंट कराते हैं तो कैश हमारे पास आया, या कैश नहीं सीधे बैंक में आता है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, यस और नो? डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट होते हैं टू BR। याद आ रहा है आपको? यस और नो? याद आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं भाई, सारी सीख के आ रहे हो। 2,000 और ये आपका कितना हुआ, 48,000। तो देखिए, बैंक से 48 लिख दिया और डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने लिख दिया कितने, 2,000। BR ₹25,000 इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, तो BR आपके कम हो गए, ठीक है, और दैट्स इट। तो अब देखिए आपकी बैलेंसिंग फिगर, अगर आप देखें क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, मैंने आपको बताया था क्रेडिट बैलेंस बचे तो दैट्स अ BR ड्रॉन। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपकी 87,500 आई, दैट इज़ BR ड्रॉन। कि जो BR हमने ड्रॉ किए या हमें रिसीव हुए एक ही बात है, तो हमने उसे डेटर्स अकाउंट से लिख दिया, ठीक है। तो BR ड्रॉन समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? श्योर। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में जो कंप्लीट क्वेश्चन हम करेंगे, अगर उसमें डेटर और BR अकाउंट हमें दोनों ही बनाने हैं, तो उस केस के अंदर सबसे पहले हम क्लोज करेंगे BR अकाउंट को और उसके बाद हम क्लोज करेंगे अपने डेटर्स अकाउंट को। समझ में आई बात? इन केस बोथ डेटर्स एंड BR अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर, देन फर्स्टली क्लोज BR अकाउंट एंड देयर आफ्टर डेटर अकाउंट। समझ में आ गई बात? श्योर। और एक और बात आपको जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके डेटर अकाउंट आपने जो बनाया था सेकंड क्वेश्चन के अंदर, देखिए यहाँ पर आपने सेल्स लिखी 99,800, ठीक है, और सेल्स रिटर्न अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे 1,000, यस और नो? तो ये जो 99,800 आपकी सेल्स आई थी, ये आपकी ग्रॉस क्रेडिट सेल है। अगर ये नेट क्रेडिट सेल नहीं है, आपकी ग्रॉस क्रेडिट सेल है। इसमें से जब आप 1,000 माइनस करेंगे तो आपकी जो है नेट क्रेडिट सेल आएगी 99,100 माइनस 1,000, दैट इज 98,800। समझ में आई बात? ये आपकी फिर नेट क्रेडिट सेल आएगी। तो यही बात जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है कि सेल इन डेटर अकाउंट इज ग्रॉस क्रेडिट सेल, आगे लिख लीजिएगा बेशक, टू फाइंड नेट क्रेडिट सेल फॉर्मूला इज ग्रॉस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या आप रिटर्न इनवर्ड भी कह सकते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर बेसिकली हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जब कम होती हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। अब क्रेडिटर्स कम कब होते हैं, जब हम उन्हें पेमेंट कर दें, यस और नो, या क्रेडिटर्स जो हैं हमें डिस्काउंट दें किसी तरीके का, या कोई परचेज रिटर्न हो, यस और नो, या हम BP एक्सेप्ट कर लें तो भी हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बढ़ते कब हैं, जब हम क्रेडिट परचेजेस करेंगे, बेसिकली इस वजह से ही बढ़ते हैं, यस और नो। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। क्रेडिटर्स में हाँ एक और बात, अगर बैलेंसिंग फिगर बच रही है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है, तो डेबिट साइड बैलेंस करने के लिए जनरली वो बचती है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो आप देखेंगे कि जनरली वो बैलेंसिंग फिगर बचेगी क्या, क्रेडिट परचेजेस। समझ में आई बात? जनरली कह रहा हूँ, कोई बेंचमार्क नहीं है। अगेन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप खुद करिए, कोई दिक्कत आती है तो मेरे से सॉल्यूशन मैच करिएगा।
देखिए क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2012 3000 के हैं और 31 मार्च 2011 को हमारे क्रेडिटर्स हैं 18,000 के। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 18,000 के, क्लोजिंग है हमारे पास कितने के 3,000 के। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 52,200, उससे क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हुआ, डेबिट करेंगे, येस और नो। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें परचेज रिटर्न 1000 कम हो गए, डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड रुपीज़ 17,000 17,000 रुपये के, तो अगेन क्रेडिटर कम हो जाएंगे। फिर चेक इशू टू क्रेडिटर्स 10,000 कम हो गए, यस और नो। बी आर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स रुपीज़ 20,000। अब बी आर इंडोर्स हुए, देखिए बी आर इंडोर्स होते हैं अगर क्रेडिटर्स के फेवर में, तो उसकी एंट्री क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपके बी आर जो है बेटा वो कम हो जाते हैं, दूसरा आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, यही एंट्री होती है क्योंकि आपके क्रेडिटर्स कम हो गए और दूसरा उधर से बी आर आपका कम हो गया। तो क्रेडिटर्स टू बी आर एंट्री होती है, क्रेडिटर डेबिट हो रहा है बी आर से 20,000, यस और नो। इसके बाद बी आर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स 20,000 out of which 25% bills were dishonored। याद करो, अगर मैं आपको समझाता हूं, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज हमारे पास कोई बी आर था जिसको हमने मिस्टर बी से पेमेंट रिसीव करनी थी और ये ए है, चलो हम ये हो जाते हैं। हमने इसे इंडोर्स कर दिया सी को, ठीक है। अब ड्यू डेट के ऊपर जो बी है वो रिफ्यूज टू मेक पेमेंट, वो पेमेंट नहीं करता, बी कहता है कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे लिए हमारी बुक्स में क्या होता है, बी जो है वो हमारा दोबारा से डेटर बन जाएगा और ये हमारा दोबारा से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, यस और नो। हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर इंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाता है, ओरिजिनल पार्टी पेमेंट करने से मना कर देती है, तो हम उसकी एंट्री क्या डालते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यस और नो, श्योर। तो वही है, देखिए डेटर टू क्रेडिटर एंट्री होती है, क्रेडिटर क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब 20,000 का 25% कितना होता है, 5,000 रुपये। तो देखिए क्रेडिटर, क्रेडिट साइड आपने लिखा डेटर के नाम से 5,000, ठीक है। अब आप देखिए डेबिट बैलेंस बच रहा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है। तो इस साइड बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे परचेजेस एज बैलेंसिंग फिगर 81,200। दीज आर बेसिकली योर क्रेडिट परचेजेस, ये आपकी क्रेडिट परचेजेस हैं गुड्स की। समझ में आई बात, श्योर। चलिए सेम वे जैसे अपने क्रेडिटर बी आर अकाउंट बनाया था, सेम वे यहाँ पर बीपी अकाउंट है। बीपी अगेन जो है आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ेगी तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, कम होगी तो आप क्या करेंगे, डेबिट। कम कब हो जाएगी, जब आप बीपी की पेमेंट कर देंगे, यस और नो। और बढ़ कब जाएगा, जब आप बीपी को एक्सेप्ट करेंगे, यस और नो। तो बैलेंसिंग फिगर की अगर आप बात करें, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो बीपी पेड, डेबिट बच रहा है तो बीपी एक्सेप्टेड, जनरली ऐसा होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए नीचे बीपी ओपनिंग आपको गिवन है 2000, क्लोजिंग आपको गिवन है 400। फिर बिल्स डिस्चार्ज हुए 18,600 के, यस और नो। डिस्चार्ज का मतलब आपने पेमेंट करी। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आप देखिए आपके पास डेबिट बैलेंस बच रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स कि कितने आपने साल भर में बिल्स एक्सेप्ट किए। बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है बताओ, बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, हाँ या ना, श्योर। तो ये आपकी एंट्री जो है हो जाएगी 17,000। तो ये आपका मैच हो गया, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर भी आपको वही बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर और बीपी अकाउंट दोनों है तो आप सबसे पहले बीपी अकाउंट को क्लोज करेंगे, देन क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करेंगे, समझ में आई बात। और जो परचेजेस आपको क्रेडिटर अकाउंट में दिख रही थी वो कौन सी थी, ग्रॉस क्रेडिट परचेजेस, जो आपको यहाँ दिख रही है ये परचेजेस, दीज आर द ग्रॉस क्रेडिट परचेजेस, समझ में आई बात। इसके बाद यहाँ पर आप जो रिटर्न है ये इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी नेट क्रेडिट परचेजेस आएंगी। मैं लिख दूँ, नेट क्रेडिट परचेजेस आर ग्रॉस परचेजेस, ग्रॉस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। चलिए अभी हम बेसिक क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि बड़े क्वेश्चन करते हुए हमें कोई दिक्कत ना है। इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, बट ये हमें प्रैक्टिस इसलिए करने ताकि हमारी एक स्मूथनेस जो है वो मेंटेन हो जाए। फटाफट नोट करिए सारा का सारा फास्ट।